हेलो एवरीवन, ज्ञान अर्जित में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट 5 को सॉल्व करेंगे, जो खान सर द्वारा निकाला गया टेस्ट सीरीज है। इसमें टोटल 100 प्रश्न रहने वाला है। आप इसे जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विश्व की प्रमुख जनजातियों को उनके निवास क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। जनजाति एवं संबंधित क्षेत्र है। बद्दू जनजाति है अरब मरुस्थल। मसाई जनजाति है पूर्वी अफ्रीका, केन्या, तंजानिया। याकूत जनजाति है साइबेरिया, रूस। पिम्मी जनजाति है कांगो बेसिन। ऑप्शन डी राइट आंसर। दूसरा प्रश्न है, गर्म स्थानीय पवनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? लू एक सूक्ष्म और गर्म पवन है जो उत्तरी भारत के मैदानों में चलती है। ये कथन सत्य है। आम्र वर्षा केरल और कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में होती है। ये भी कथन सत्य है। काल वैसाखी पश्चिम बंगाल और असम में वर्षा लाती है। ये भी कथन सत्य है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन डी 1, 2 और 3 तीनों कथन सत्य है। नदी घाटी के विकास की प्रौढ़ावस्था से संबंधित कौन सा लक्षण नहीं है? गोखुर झील का निर्माण ये लक्षण है। जलप्रपात और सिप्राव वाटरफॉल एंड रैपिड का समाप्त होना ये भी लक्षण है। क्षैतिज अपर्दन का ऊर्ध्वाधर अपर्दन से अधिक होना ये भी सत्य है। भी आकार की घाटी का प्रमुख होना प्रश्न के अनुसार ऑप्शन डी लक्षण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी परियोजना और राज्य का युग्म सही सुमेलित नहीं है? टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड राज्य। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात राज्य। इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान राज्य। हीराकुंड बांध परियोजना झारखंड में नहीं बल्कि उड़ीसा के संबलपुर जिले में स्थित है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है। गर्म स्थानीय पवनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चिनूक पर्वत रॉकी के पर्वत के पूर्वी ढलानों से नीचे उतरती है और कनाडा में संयुक्त राज्य अमेरिका में ईस्टो ईस्टर के नाम से जानी जाती है। गर्म स्थानीय पवनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा सही है? चिनूक पवन रॉकी पर्वत के पूर्वी ढलानों से नीचे उतरती है और कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में स्नो ईस्टर के नाम से जानी जाती है। ये कथन सही है। फोहेन पवन यूरोप के अल्पास पर्वत के दक्षिणी ढलानों से नीचे उतरती है और इटली के पो नदी घाटी क्षेत्र में अंगूर की खेती को प्रभावित करती है। ये कथन गलत है। सिरोको एक भूमध्य सागरीय पवन है जो सहारा मरुस्थल से नमी एकत्र करके लाल वर्षा का कारण बनती है। ये कथन सही है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन डी केवल 1 और 3 सही है। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना वर्ष 1927 में हुई थी।
इसका उद्देश्य था महिलाओं की शिक्षा, सामाजिक स्थिति और अधिकारों में सुधार लाना मुख्य उद्देश्य था। भारत की काली मृदा रेगुर सॉइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही विकल्प चुनिए। इसका निर्माण दक्कन ट्रैम के बेसाल्ट लावा के विखंडन से हुआ है। ये कथन सत्य है। यह मृदा कपास की खेती के लिए अत्यंत उपयुक्त है। ये भी कथन सत्य है। इसका विस्तार मुख्यतः गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और आंध्र प्रदेश में है। ये भी कथन सत्य है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन डी 1, 2 और 3 तीनों कथन सत्य है। निम्नलिखित पठारों को उनके संबंधित देशों के साथ सुमेलित कीजिए। पठार संबंधित देश एवं क्षेत्र। माटो ग्रोसो पठार, माटो ग्रोसो पठार है ब्राजील देश। चियापास पठार है मैक्सिको देश। तिब्बत का पठार है चीन देश। अनातोलिया पठार है तुर्की देश। ऑप्शन ए राइट आंसर। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना कहाँ हुई थी? लंदन में हुई थी। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1823 में लंदन में की गई थी। इसके संस्थापक थे हेनरी थॉमस कोलब्रुक। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य था एशिया के इतिहास, साहित्य, भाषाओं और संस्कृत के अध्ययन को बढ़ावा देना। यह संस्था, जो वारेन हेस्टिंग और विलियम जोन्स द्वारा 1784 में कोलकाता में स्थापित की गई थी। भारत के ऊर्जा संसाधनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन सही है। तारापुर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। ये कथन सत्य है। दामोदर घाटी तापीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। ये भी कथन सत्य है। कार्वेट जल विद्युत परियोजना कर्नाटक में स्थित है। ये कथन गलत है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन ए केवल 1 और 2 कथन सत्य है। के देशों में से कौन सा देश कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों में से किसी के ऊपर नहीं स्थित है? जिम्बाब्वे देश। ऑप्शन सी राइट आंसर। नाइजर से कर्क रेखा गुजरती है। सऊदी अरब से भी कर्क रेखा गुजरती है। कोलंबिया से भी विषुवत रेखा गुजरती है, जबकि जिम्बाब्वे तीनों प्रमुख अक्षांश रेखाओं कर्क, मकर, विषुवत में से किसी के ऊपर नहीं स्थित है। यह मकर रेखा के उत्तर में स्थित है, लेकिन विषुवत रेखा से काफी दूर है। निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में स्थित है? निम्नलिखित में से कौन सा टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में स्थित है? मुदुमलाई टाइगर रिजर्व तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह नीलगिरी जिले में आता है और बांदीपुर कर्नाटक तथा वायनाड केरल के क्षेत्रों वन क्षेत्र से सटा हुआ है। बांदीपुर और नागरहोल टाइगर रिजर्व कर्नाटक में स्थित है। पेरियार टाइगर रिजर्व केरल राज्य में स्थित है। निम्नलिखित दर्रों को उनके संबंधित राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और उनके द्वारा जोड़े जाने वाले क्षेत्रों के आधार पर सुमेलित कीजिए। दर्रा एवं विशेषता। जोजिला दर्रा। जोजिला दर्रा है श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में स्थित है। नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा सिक्किम को चुंबी घाटी से जोड़ता है। सिपलीला दर्रा सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन सी राइट आंसर। भारत के टाइगर मैन के रूप में किसे जाना जाता है?
भारत के टाइगर मैन के रूप में किसे जाना जाता है? कैलाश संखला को जाना जाता है। कैलाश संखला 1925 से 1994 जिन्हें भारत के टाइगर मैन के रूप में जाना जाता है, प्रोजेक्ट टाइगर के पहले निर्देशक थे। उन्होंने बाघ संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जिसके लिए उन्हें 1952 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। उसकी पुस्तक है टाइगर द स्टोरी ऑफ द इंडियन टाइगर। बाघों के व्यवहार और संरक्षण पर एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। ऑप्शन बी राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक को जैव विविधता के पिता के रूप में जाना जाता है? एडवर्ड विल्सन को जैव विविधता के पिता के रूप में जाना जाता है। खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा स्थानांतरण के 10% सिद्धांत 10% लॉ ऑफ एनर्जी ट्रांसफर का प्रतिपादन किसने किया था? लिंडमैन ने किया था। रायमंड लिंडमैन ने 1942 में खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा स्थानांतरण का 10% सिद्धांत प्रस्तुत किया। इस सिद्धांत के अनुसार किसी पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से अगले पोषी स्तर तक केवल 10% ऊर्जा ही स्थानांतरित होती है। शेष 90% ऊर्जा जीव के जीवन क्रियाओं जैसे श्वसन, गति, वृद्धि आदि में स्वयं उपभोग हो जाती है। नमामि गंगे मिशन की शुरुआत कब हुई थी? नमामि गंगे मिशन की शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 2014 में हुई थी। इस नमामि गंगे मिशन भारत सरकार द्वारा जून 2014 में प्रारंभ किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य गंगा नदी का प्रदूषण नियंत्रण, संरक्षण तथा पुनर्जीवन है। यह कार्यक्रम जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत संचालित किया जाता है। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन है? क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सा है? कच्छ का रण है। ऑप्शन सी राइट आंसर, जिसका क्षेत्रफल लगभग 7,506.22 वर्ग किलोमीटर है। यह गुजरात पर्यावरण प्रदूषण और उपचार पर 15वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? पेरिस, फ्रांस में आयोजित हुआ था। इस सम्मेलन का उद्देश्य पर्यावरण प्रदूषण और उनके निवारण के क्षेत्र में अनुसंधान, प्रगति, विचारों और सूचनाओं का आदान प्रदान को प्रोत्साहित करना है। यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय रुपया क्या होगा? यदि भारत में विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ जाती है तो भारतीय रुपया क्या होगा? अवमूल्यित हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर। जब किसी देश की विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ती है तो उस देश की स्थानीय मुद्रा की आपूर्ति और मांग के बीच असंतुलन उत्पन्न होता है। भारत में यदि डॉलर या अन्य विदेशी मुद्राओं की मांग बढ़ती है तो रुपया की मांग कम हो जाता है और उसकी कीमत गिरने लगती है। इस स्थिति पर रुपया अवमूल्यित हो जाता है। मांग ब्याज सिद्धांत के अनुसार मांग कीमत विदेशी मुद्रा स्थानीय मुद्रा की कीमत अवमूल्यन से आयात महंगा और निर्यात सस्ता हो सकता है। हिंदू ग्रोथ रेट का संबंध किससे है? जीडीपी से है। हिंदू ग्रोथ रेट का औसत आर्थिक विकास दर जो भारत की अर्थव्यवस्था में स्वतंत्रता के बाद लगभग 1950 से 1980 के समयावधि में अनुभव की। इसे हिंदू ग्रोथ रेट इसलिए कहा गया है क्योंकि इस अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था बहुत धीमी गति से बढ़ रही थी और यह वृद्धि दर लगभग 3.5% प्रति वर्ष थी। मुद्रा के आंतरिक मूल्य का क्या अर्थ है?
मुद्रा का आंतरिक मूल्य का क्या अर्थ है? मुद्रा का धात्विक मूल्य अर्थ है। ऑप्शन बी राइट आंसर। 1991 की नई नीति आर्थिक नीति के मुख्य घटक कौन से थे? 1991 की नई आर्थिक नीति के मुख्य घटक कौन से थे? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण थे। ऑप्शन ए राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? सेवा कर। ऑप्शन ए राइट आंसर। प्रत्यक्ष कर सुधार से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी समिति है? प्रत्यक्ष कर सुधार से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सी समिति है? राजा चैलियस समिति है। राजा चैलियस समिति की स्थापना भारत सरकार द्वारा 2002 में प्रमुख रूप से ढांचे में सुधार के सुझाव देने के लिए की गई थी। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 2002 में ही प्रस्तुत की। इस समिति का मुख्य उद्देश्य देश में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को सरल, स्थिर और पारदर्शी बनाने की सिफारिश को प्रदान करना है। उपकार शब्द की व्युत्पत्ति है। उपकार शब्द की व्युत्पत्ति है। ऑप्शन बी उपजोड़ कृत है। ऑप्शन बी राइट आंसर। वृक्ष शब्द किस लिंग का है और क्यों? वृक्ष शब्द किस लिंग का है और क्यों? पुल्लिंग लिंग का है। परंपरागत प्रयोग से वृक्ष शब्द का लिंग परंपरागत रूप से पुल्लिंग माना जाता है। हिंदी में कई शब्दों का लिंग नियम से नहीं प्रचलन से निर्धारित होता है। He insisted on my going there. Option C right answer. The most appropriate meaning of the items to beat around the bus. इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। To avoid the main topic. ऑप्शन बी राइट आंसर। और 10 किलोमीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। वह अपनी आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा में है? 5 किलोमीटर की दूरी और पूर्व दिशा में है। ऑप्शन ए राइट आंसर। एक परीक्षा में अनीता का स्थान ऊपर से 14वां और सीता का स्थान नीचे से 16वां है। यदि उनके बीच 5 छात्र हैं तो कक्षा में कम से कम कितने छात्र हैं? कक्षा में कम से कम 35 छात्र हैं। भारत के भूवैज्ञानिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। सही विकल्प चुनिए। गोंडवाना क्रम की चट्टानें भारत के 98% कोयले के भंडार का स्रोत है। ये कथन सत्य है। धारवाड़ क्रम की चट्टानें लौह अयस्क, मैग्नीज और सोने जैसी धातुओं का प्रमुख स्रोत है। ये भी कथन सत्य है। कुडप्पा क्रम की चट्टानें विंध्यन क्रम की चट्टानों से अधिक पुरानी है। ये भी कथन सत्य है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन डी 1, 2 और 3 तीनों कथन सत्य है, सही है। ये मैथ्स के प्रश्न है, इसका आंसर डायरेक्ट बता देती हूँ। ऑप्शन ए 240 हो जाएगा। 4500 को किस छोटी संख्या से गुना किया जाए कि प्राप्त गुणनफल का एक पूर्ण वर्ग बन जाए? 5 से। ऑप्शन सी राइट आंसर। 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 या 3 से विभाज्य नहीं होती है? 33 संख्याएं हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। जब एक संख्या को 10, 15 और 20 से विभाजित किया जाता है तो शेष फल क्रमशः 7, 12 और 17 प्राप्त होते हैं। ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या है?
57 है। ऑप्शन ए राइट आंसर। भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा सही है? शंकरदेव ने असम में एक शरण धर्म की स्थापना की, ये कथन सत्य है। वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैत सिद्धांत का प्रचार किया, ये भी कथन सत्य है। कबीर ने मूर्ति पूजा और जाति व्यवस्था की निंदा की, ये भी कथन सत्य है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन डी 1, 2 और 3 तीनों कथन सत्य है। अशोक के शिलालेखों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा सही है? अधिकांश शिलालेख खरोष्ठी लिपि और प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, ये कथन गलत है। मास्की और गुज्जर्रा के शिलालेखों में अशोक का नाम प्रयोग हुआ है, ये कथन सत्य है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध और अशोक के हृदय परिवर्तन का वर्णन है, ये भी कथन सत्य है। प्रश्न के अनुसार सही कथन ऑप्शन सी केवल 2 और 3 सत्य है, सही है। वैदिक काल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? गोमत, गोमत है धनवान व्यक्ति। विष है जन का समूह। गवष्टि है गायों की खोज के लिए युद्ध। अयस्क सोना। ऑप्शन सी गलत है, क्योंकि अयस्क को वैदिक काल में तांबा या कांसे के लिए प्रयुक्त का होता है। सोने के लिए हिरण्य शब्द का प्रयोग किया गया है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन असत्य है? मुद्राक्षस में मौर्यकालीन कूटनीति का यथार्थ चित्रण मिलता है, ये कथन सत्य है। किरातार्जुनीय शिव अर्जुन संवाद पर आधारित महाकाव्य है, ये भी कथन सत्य है। स्वप्नवास समदत्तम में उदयन वास दत्ता की कथा भारवी द्वारा लिखी गई है, ये कथन गलत है। प्रश्न के अनुसार असत्य कथन ऑप्शन सी केवल 3 असत्य है। किस भारतीय राजा को प्रथमे शूद्र कहा जाता है? किस भारतीय राजा को प्रथमे शूद्र कहा जाता है? गौतमी पुत्र सातकर्णी को कहा जाता है। सातवाहन वंश के गौतम पुत्र सातकर्णी को प्रथमे शूद्र और क्षत्रिय अहंकार का नाशक कहा जाता है, वह एक ब्राह्मण भी थे। दिल्ली सल्तनत के प्रशासनिक सुधारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा सही है? इल्तुतमिश ने तुर्कान-ए-चहलगानी का गठन किया, ये सही है। बलबन ने सिजदा और पैबोस की फारसी परंपराएं शुरू की, ये भी सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने दाग और हुलिया प्रणाली शुरू की, ये भी सही है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन डी 1, 2 और 3 तीनों सही है। हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? हिंदू महासभा की स्थापना वर्ष 1915 में हुई थी। हिंदू महासभा की स्थापना 1915 ईस्वी में की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य था हिंदुओं के राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक हितों की रक्षा करना था। इंडियन मिरर समाचार पत्र किस संस्था से जुड़ा था? इंडियन मिरर समाचार पत्र किस संस्था से जुड़ा था? ब्रह्म समाज से जुड़ा था। इंडियन मिरर एक प्रमुख समाचार पत्र था जो ब्रह्म समाज आंदोलन से संबंधित है। सूची 2 नेता के साथ सुमेलित कीजिए। सूची 1 नारी एवं सूची 2 नेता। मारो फिरंगी को। मारो फिरंगी नारी के प्रमुख नेता हैं मंगल पांडे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, बाल गंगाधर तिलक। दिल्ली चलो, आजाद हिंद फौज।
ऑप्शन ए राइट आंसर। भारतीय दंड संहिता इंडियन पेनल कोड आईपीसी का प्रारूप किस गवर्नर जनरल के समय तैयार हुआ था? लॉर्ड कैनिंग के समय तैयार हुआ था, लेकिन इसका प्रारूप प्रस्तुत और अधिनियमित किया गया लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल 1856 से 1862 में। भारतीय दंड संहिता 1860 में अधिनियमित हुई और 1862 में लागू की गई। स्वराज पार्टी की स्थापना के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? स्वराज पार्टी की स्थापना के समय कांग्रेस का अध्यक्ष चित्तरंजन दास था। चित्तरंजन दास अध्यक्ष और मोतीलाल नेहरू सचिव थे। उद्देश्य है असहयोग आंदोलन की चौड़ा-चौड़ी के बाद रुकने पर परिषदों में प्रवेश करके स्वराज की मांग करना। 1922 में कांग्रेस अधिवेशन गया में स्थान था। गया अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। महत्व, यही स्वराज पार्टी बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया, इसीलिए जब स्वराज पार्टी बनी उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष चित्तरंजन दास थे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे? जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव थे। ऑप्शन ए राइट आंसर। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किन दो दलों के विलय से हुआ था? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किन दो दलों के विलय से हुआ था? किसान मजदूर प्रजा पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी के विलय से हुआ था। वार्धा शिक्षा योजना किस कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्तावित की गई थी? वार्धा शिक्षा योजना किस कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्तावित की गई थी? हरिपुरा अधिवेशन 1938 में प्रस्तावित की गई थी। यह महात्मा गांधी के नेतृत्व में तैयार किया गया था। सतत विकास रिपोर्ट एसडीजी 2025 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की गई। ये कथन गलत है, क्योंकि सतत विकास रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी की जाती है, न कि विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। भारत ने पहली बार इस सूचकांक में शीर्ष 100 देशों में स्थान प्राप्त किया। ये कथन सही है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन सी केवल 2 कथन सही है। किस देश ने गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस शील्ड का अनावरण किया? किस देश ने गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस शील्ड का अनावरण किया? संयुक्त राज्य अमेरिका देश ने। भारत के लोकपाल ने प्रतिवर्ष किस तिथि को लोकपाल दिवस मनाने का निर्णय लिया है? भारत ने लोकपाल प्रति दिवस कब मनाने का निर्णय लिया है? 16 जनवरी को। ऑप्शन बी राइट आंसर। कौन सी भारतीय शास्त्रीय रचनाओं की पांडुलिपियों में अप्रैल 2025 में यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर्ड में शामिल किया गया है? नाट्य शास्त्र और भगवत गीता। ऑप्शन डी राइट आंसर। वर्ष में आयोजित प्रमुख ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट का सही क्रम है? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यूएस ओपन। ऑप्शन सी राइट आंसर। शहर का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने की मंजूरी दी है? केंद्र गृह मंत्रालय ने किस शहर का नाम बदलकर परशुरामपुरी करने की मंजूरी दी है? जलालाबाद शहर का नाम बदलकर। यह नाम परिवर्तन भगवान परशुराम के सम्मान में किया गया है। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन स्टेशन कहाँ उद्घाटन किया गया है? लद्दाख में। भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन स्टेशन ईंधन लद्दाख में स्थापित किया गया है। यह परियोजना
HPCL और NTPC के संयुक्त प्रयास से बनी है और यह भारत की स्वच्छ ऊर्जा रणनीति पर महत्वपूर्ण कदम है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 से बानो मुश्ताक को सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार अनुदित उपन्यास के लिए विश्व का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान है। रामसर कन्वेंशन के तहत आर्द्रभूमि शहर वेटलैंड सिटी के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाले 2 भारतीय शहर कौन से हैं? उदयपुर शहर और इंदौर शहर है। ऑप्शन ए राइट आंसर। संविधान अंगीकार के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में किन भाषाओं में संविधान की प्रतियां जारी की गई? संस्कृत भाषा और मैथिली भाषा। ऑप्शन डी राइट आंसर। भारत के 58 बाघ अभयारण्य के रूप में किस अभयारण्य को अधिसूचित किया गया है? माधव बाघ अभयारण्य मध्य प्रदेश को। ऑप्शन सी राइट आंसर। मध्य प्रदेश के माधव टाइगर माधव राष्ट्रीय उद्यान को 2025 में देश के 58 बाघ अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया है। यह राज्य की जैव विविधता संरक्षण नीति का महत्वपूर्ण भाग है। इसरो ने गगनयान कार्यक्रम के विस्तार के रूप में किस वर्ष तक परिचालित भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? वर्ष 2035 तक। इसरो ने गगनयान मिशन के बाद 2035 तक एक पूर्ण रूप से परिचालित भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यह भारत के दीर्घकालिक अंतरिक्ष नीति का हिस्सा है। निम्नलिखित का सही सुमेल कीजिए। सूची 1 योजना एवं सूची 2 शुभारंभ वर्ष। पीएम जय योजना आयुष्मान भारत योजना। पीएम जय योजना है 2018। अटल पेंशन योजना है अप्रैल 2015। पीएम किसान योजना है 2019। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना है मई 2015। ऑप्शन ए राइट आंसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री नारायण गुरु और महात्मा गांधी के मध्य हुए ऐतिहासिक वार्तालाप के शताब्दी समारोह का शुभारंभ किया। यह वार्ता कहाँ हुई थी? यह वार्ता केरल में हुई थी। ऑप्शन ए राइट आंसर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल में उस ऐतिहासिक वार्तालाप की 100वीं वर्षगांठ मनाई जिसमें महात्मा गांधी ने श्री नारायण गुरु से मुलाकात की थी। यह वार्ता सामाजिक समानता और आध्यात्मिक एकता का प्रतीक मानी जाती है। मार्च 2025 में कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने हैं। मार्च 2025 में कनाडा के नए प्रधानमंत्री बने हैं। मार्क कार्नी बने हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर। उन्होंने लिबरल पार्टी का नेतृत्व करते हुए बहुमत प्राप्त। भारत ने सफलतापूर्वक जीनोम संपादित चावल की उन्नत किस्में विकसित की हैं। इनमें इनके नाम हैं DRR धन 100 सूखा प्रतिरोधी, पूसा DST पैन 1 कीट प्रतिरोधी और उच्च उत्पादक। ये किस्में जलवायु उन्मूलन कृषि की दिशा में अहम कदम है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन सी एक और दोनों का नाम है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर मारिया यांगेला हंगरिया को सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार कृषि का नोबेल भी कहा। शुभारंभ किस संस्था द्वारा किया गया?
भारतीय पहल का शुभारंभ किस संस्था द्वारा किया गया? APEDA संस्था के द्वारा किया गया। APDA का पूर्ण रूप है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भारतीय इनिशिएटिव की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य भारतीय कृषि प्रसंस्कृति उत्पाद के निर्यात को बढ़ावा देना है और किसानों को वैश्विक बाजार से जोड़ना है। संविधान की किस अनुसूची में शामिल प्रावधान राज्य पुनर्गठन से सीधे संबंधित नहीं है? सातवीं अनुसूची में। सातवीं अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के विभाजन संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची से संबंधित है। यह राज्यों के क्षेत्र सीमाओं या उनके पुनर्गठन का सीधा प्रावधान नहीं करती, जबकि अन्य तीनों अनुसूचियों में इससे प्रत्यक्ष रूप से जुड़ी हुई है। 131 के तहत सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सही है? यह क्षेत्राधिकार केंद्र और एक या अधिक राज्यों के बीच किसी भी विवाद पर लागू होता है। ये कथन सत्य है। केंद्र और किसी राज्य के बीच विवाद होने पर दूसरा पक्ष कोई अन्य राज्य भी हो सकता है। ये भी कथन सत्य है। इस क्षेत्राधिकार का दायरा पूर्ण है और इसमें कोई अपवाद नहीं है। ये कथन गलत है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन बी केवल 1 और 2 सही है। निम्नलिखित संवैधानिक प्रावधानों को उनसे संबंधित महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णयों से मिलाएं। अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 है इंदिरा साहनी मामला। अनुच्छेद 21 है मेनका गांधी मामला। अनुच्छेद 368 है केशवानंद भारती मामला। ऑप्शन ए राइट आंसर। भारतीय संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्य दोनों को एक साथ संवर्धित करने वाला कोई एकल अनुच्छेद नहीं है? भाग 5। ऑप्शन डी राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रावधान संविधान के प्रारंभिक मसौदे में एक मौलिक अधिकार के रूप में शामिल था, लेकिन बाद में हटा दिया गया? संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन ए राइट आंसर। संपत्ति का अधिकार मूल संविधान के अनुच्छेद 19(1)(f) और 31 के तहत मौलिक अधिकार था। 44वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और इसे अनुच्छेद 300(a) के तहत एक सामान्य कानूनी अधिकार बना दिया गया। में राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 12 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन सही है। इसमें संसद और राज्य विधानमंडल दोनों शामिल हैं। ये कथन सत्य है। निजी निगम चाहे वे कितने भी सार्वजनिक कार्य करते हों, इसमें शामिल नहीं है। ये कथन गलत है। राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आने वाला कोई भी निकाय भाग 3 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए सीधे दायरेदार होगा। ये कथन सही है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन बी केवल 1 और 3 सही है। निम्नलिखित संवैधानिक प्रावधानों को उनके द्वारा प्रदत्त विशेष शक्ति अधिकार से मिलाएं। अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 है राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अनुच्छेद 72 है राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। अनुच्छेद 143 है सर्वोच्च न्यायालय का परामर्शी क्षेत्राधिकार। ऑप्शन ए राइट आंसर। संविधान सभा की प्रारूप समिति के कितने सदस्य ने अंत संविधान के मसौदे पर हस्ताक्षर किए?
7 सदस्यों ने अंतः संविधान के मसौदे पर हस्ताक्षर किए। निम्नलिखित में से कौन सी समिति या आयोग संविधान सभा का हिस्सा नहीं था? प्रशासनिक सुधार आयोग संविधान सभा का हिस्सा नहीं था। संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन सही है? इस सिद्धांत की पुष्टि सर्वप्रथम गोलकनाथ मामले में हुई। ये कथन गलत है। यह सिद्धांत संसद की संवैधानिक संशोधन शक्ति पर एक न्यायिक प्रतिबंध स्थापित करता है। ये कथन सही है। संविधान की सर्वोच्चता इस सिद्धांत का हिस्सा है। ये भी सही है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन बी केवल 2 और 3 सही है। निम्नलिखित संवैधानिक प्रावधानों को उनके द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकार छूट से मिलाएं। अनुच्छेद 361। अनुच्छेद 361 है राष्ट्रपति और राज्यपाल की स्थिति। अनुच्छेद 105 है संसद सदस्यों के भाषण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 194 है राज्य विधानमंडल के सदस्यों के भाषण की स्वतंत्रता। ऑप्शन ए राइट आंसर। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी राज्य के राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री से परामर्श करने का दायित्व प्रदान नहीं करता है? अनुच्छेद 222 में। ऑप्शन बी राइट आंसर। अनुच्छेद 222 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण से संबंधित है, जो राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद किया जाता है। इसमें राज्यपाल की मुख्यमंत्री से परामर्श का कोई प्रावधान नहीं है। अनुच्छेद 233 भारत संघ में शामिल होने वाली अंतिम रियासत कौन सी थी? भारत में शामिल होने वाली अंतिम रियासत कौन सी थी? भोपाल। ऑप्शन सी राइट आंसर। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय लगभग 562 रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने का विकल्प दिया गया। सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन ने कूटनीति और आवश्यकता पड़ने पर सैन्य हस्तक्षेप के माध्यम से इन रियासतों को शामिल भारत में एकीकृत किया। अधिकांश रियासतें 1947 में ही भारत में शामिल हो गई, लेकिन कुछ ने देरी की। हीरे के चमकदार दिखाई देने के संबंध में गलत कथन चुने। वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक 2.42 होता है। हीरे वायु के लिए क्रांतीय कोण 26 डिग्री होता है। इसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। जब किसी तल पर आपतन कोण का मान 24 डिग्री से कम होता है तो प्रकाश हीरे से बाहर आ जाता है। प्रश्न के अनुसार गलत कथन ऑप्शन सी केवल 2 गलत कथन है। एक अंतरिक्ष शुभांशु शुक्ला को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखेगा? काला दिखेगा। पृथ्वी पर आकाश का नीला दिखना वायुमंडल में उपस्थित कणों द्वारा प्रकाश के परिकिरण के कारण होता है। अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता, इसीलिए प्रकाश का परिकिरण नहीं हो पाता। कथन ए है लोहे का एक गोला पारद पर तैरता है किंतु पानी में डूब जाता है। कारण आर है लोहे का आपेक्षिक घनत्व पारद के आपेक्षिक घनत्व से अधिक होता है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है। ऑप्शन सी राइट आंसर। एक मुख्यतः किस पर निर्भर करता है? वह मुख्यतः ढक्कन में स्थित छिद्र का क्षेत्रफल एवं ढक्कन का भार पर निर्भर करता है। ऑप्शन डी राइट आंसर।
पानी के ग्लास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वह उतना ही होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1, एक्सरे की खोज रॉ एंडरसन ने की थी। कथन 2, एक्सरे की तरंगदैर्घ्य गामा किरण से अधिक होती है। कथन 3, कम आवृत्ति होने के कारण एक्सरे स्कैनिंग में कार्य होता है। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन सी केवल कथन 1 और 2 सही है। निम्न में से गर्भाशय की एक परत नहीं है। निम्नलिखित में से गर्भाशय की एक परत नहीं है। एपिमेट्रियम। ऑप्शन डी राइट आंसर। निम्न में से कौन सा पादपों में तापमान नियमन में मदद करता है? वाष्प उत्सर्जन। ऑप्शन ए राइट आंसर। वाष्प उत्सर्जन की प्रक्रिया में पौधों में अपने रंध्रों के माध्यम से जल वाष्प छोड़ते हैं। जल के वाष्पीकरण के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होती है जो पौधों की पत्तियों की सतह में ली जाती है। इससे पत्तियों का तापमान कम हो जाता है और पौधा ठंडा रहता है। पुरुष के जनन अंग है। पुरुष के जनन अंग है पुमंग एवं जायंग है। ऑप्शन ए राइट आंसर। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई है। वर्गीकरण की आधारभूत इकाई है स्पीशीज है। ऑप्शन सी राइट आंसर। निम्न में से कौन सी दवा एक पीड़ा निवारक है? निम्न में से कौन सी दवा एक पीड़ा निवारक है? नोवाल्जीन। ऑप्शन सी राइट आंसर। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से प्राप्त होता है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज से विखंडन से प्राप्त होता है। CO2 एवं जल प्राप्त होता है। प्रजनन प्रणाली में मां के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है। प्रजनन प्रणाली में मां के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है। गर्भनाल प्लेसेंटा मदद करता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। प्रवर्तक निम्न में से कौन थे? जीव सिद्धांत के प्रवर्तक निम्न में से कौन थे? स्लाइडेन एवं स्वान थे। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं आवर्त जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा गुण धर्म नहीं बढ़ता? परमाणु त्रिज्या नहीं बढ़ता। आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटता है क्योंकि नाभिक का आकर्षण बढ़ता है। वहीं आयनीकरण ऊर्जा, विद्युत ऋणात्मकता और नाभिकीय आवेश बढ़ते हैं। प्रतिक्रिया एवं उत्प्रेरक हेबरबॉश प्रक्रिया। हेबरबॉश प्रक्रिया है आयरन। संपर्क प्रक्रिया है वेनेडियम पेंटाऑक्साइड। क्रैकिंग प्रक्रिया है जियोलाइट। हाइड्रोजेशन है निकल। ऑप्शन ए राइट आंसर। नाइट्रोजन उर्वरकों की प्रमुख कार्य क्या है? नाइट्रोजन उर्वरकों का प्रमुख कार्य है पत्तियों की हरियाली एवं वृद्धि को बढ़ाना प्रमुख कार्य है। ऑप्शन बी राइट आंसर। असंतृप्त यौगिक की पहचान के लिए कौन सा अभिक्रिया प्रशिक्षण किया जाता है? असंतृप्त यौगिक की पहचान के लिए कौन सा अभिक्रिया परीक्षण किया जाता है? ब्रोमीन जल परीक्षण किया जाता है। ब्रोमीन जल परीक्षण असंतृप्त यौगिक की पहचान के लिए किया जाता है। जब असंतृप्त यौगिक ऐसे एल्कीन या अल्काइन को ब्रोमीन जल में मिलाया जाता है तो ब्रोमीन का रंग भूरा से रंगहीन बेरंग हो जाता है। ऐसा इसीलिए होता है असंतृप्त यौगिक ब्रोमीन के साथ योगात्मक अभिक्रिया करके संतृप्त यौगिक बनाते हैं। ऑप्शन बी राइट आंसर।
तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। क्लास अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मैथ्स के सवाल को जरूर सॉल्व करें। धन्यवाद।